Welcome students, good morning. In this class we are going to read a chapter that is direct and indirect speech, and I hope we will get it clearly what the direct and indirect speech says us. Okay? Basically इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है दो कहानी, इसमें एक है डायरेक्ट स्पीच के बारे में, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में. ठीक है, आपको हम पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा चुके हैं कि बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहा जाता है. ठीक है, और नरेशन जो है वो हमेशा कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है? कन्वर्सेशन को. तो कैसे रिप्रेजेंट करता है इसी को देखते हैं यहाँ पे. सपोज कीजिए आपको कहता है चैप्टर हमारा है बच्चा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सपोज कीजिए अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं, तो कैसे बात करते हैं? जब भी आप किसी से बात करते हैं बच्चे, तो मान लीजिए किसी ने आपको कहा, सपोज कीजिए किसी ने आपको कहा कि मैं बीमार हूँ. ठीक है, आप किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को ठीक वैसे ही दूसरों के सामने जाके बोल देते हैं. क्या करते हैं? किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को ठीक वैसा ही जाके दूसरों के सामने बोल देते हैं. तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच. चलिए इसको जानते हैं इंग्लिश में. कहता है इफ वी स्टेट द सेइंग्स ऑफ समवन in front of others in the actual world as it is told. ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को ठीक वैसा ही दूसरों के सामने बोल देते हैं, उसी के शब्दों में जो उसने कहा ठीक वही शब्द यूज करके बोल दिए दूसरों को, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच. क्या कहेंगे इसको बच्चा? डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, अगर दूसरा होता है बच्चा इनडायरेक्ट स्पीच. क्या कहते हैं इसको? इनडायरेक्ट स्पीच. कहता है कि we state the sayings of others. इनडायरेक्ट स्पीच. अगर हम किसी के कथन को दूसरों के सामने अपने शब्दों में स्पष्ट करते हैं, जैसे किसी ने कहा मैं बीमार हूं और हम किसी और को बता रहे हैं यही बात, तो बोल रहे हैं कि उसने कहा कि वह बीमार है. ठीक है, he said that he was ill. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर दूसरों की बातों को बच्चा हम किसी के सामने अपने शब्दों में स्पष्ट कर रहे हैं ना, हम उसके शब्दों में तो स्पष्ट कर नहीं रहे हैं. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ए डायरेक्ट स्पीच. कितने पार्ट्स होते हैं? चलिए यहाँ पर आपको हम एक एग्जांपल देते हैं बच्चा. आपको एग्जांपल देना है, जैसे यहाँ दिया हुआ है he said to me I am your friend. ठीक है, ये हमको एग्जांपल दिया है. he said to me I am your friend, ये हमको यहाँ बताया है. ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, अब ध्यान से देखिए. यहाँ पे बच्चा ये ही है ना, ये सेड जो है, ये सेड, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब. दूसरा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस बंद है,
ये जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज्ड है, इसको हम कहते हैं बच्चा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस बंद होता है ना बच्चा, इसी को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये जो ही है, ये है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा ये जो मी है, ये है बच्चा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो हम लोग जो चेंज करते हैं ना, हम जितने भी नेसेसरी चेंजेस करते हैं, हम सारे चेंजेस करते हैं बच्चा रिपोर्टेड स्पीच में, इस वाले टर्म में। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है ना, हम लोग जितना भी चेंज करते हैं वो सारा का सारा चेंज होता है बच्चा, वो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। अब देखिए मेनली जो आपको डायरेक्ट स्पीच में दो ही पार्ट होता है। मेनली डायरेक्ट स्पीच में दो ही पार्ट होता है, और दोनों पार्ट में है। सबसे पहला पार्ट होता है बाबू, वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि द वर्ब that introduces reported speech. The verb that introduces reported speech is called reporting verb. वह वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, वह वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को बच्चा इंट्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पूछे, कभी भी अगर आपसे रिपोर्टिंग वर्ब पूछता है बाबू, तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है वह वर्ब, वैसा वर्ब जो इंट्रोड्यूस करता है। किसको इंट्रोड्यूस करता है बच्चा? तो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इन द सेंस जो सेंटेंस आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद, ये पूरे पार्ट को ना रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग कि इसमें दूसरा पार्ट क्या है। इसका दूसरा पार्ट जो है बाबू, वो आपका है रिपोर्टेड स्पीच। जो मेन पार्ट होता है इस टॉपिक में दूसरा, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। देखिए असल में रिपोर्टेड स्पीच और कुछ नहीं, वही जो दूसरे का स्टेटमेंट होता है ना, जिसको हम किसी सामने एक्सप्रेस करते हैं अपने शब्दों में या वैसा ही, उसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो सेंटेंस जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी किसी का कहा हुआ वो सेंटेंस है, हमको जो कोई बोला है और हम किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो सेंटेंस हम एक्सप्रेस करेंगे दूसरों के सामने अपने शब्दों में या फिर एज इट इज जो हमको बोला गया वैसे ही, उसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है द सेंटेंस that is introduced by reporting verb and it is separated using inverted commas। ठीक है, वैसा सेंटेंस जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जाता है,
किसको द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और दूसरा वो जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज रहता है, सेपरेट किया जाता है उसको। सेपरेटेड का मतलब होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके। कि जैसे यहाँ देखिए इस सेंटेंस में क्या था कि आपने यहाँ देखे थे तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा था, जिससे इस सेंटेंस को पूरा सेपरेट किया था आई एम योर फ्रेंड को, ठीक है। इसका जो वर्ब था वो था सेड, ठीक है। तो यही कहानी था इसका। अब चलते हैं आगे, समझते हैं इसमें आगे क्या करते हैं। हम लोग जितना भी चेंज करते हैं, ऑल द नेसेसरी चेंजेस दैट वी डू व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वी ऑलवेज डिड दीज काइंड ऑफ चेंजेस विथ व्हाट? विथ दिस इन रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस कंडीशन में अगर आपको हम लोग अगर सीखते हैं चेंज क्या करना है, तो जब भी हम इसको चेंज करते हैं ना, तो चेंज करने के लिए आपको बेसिक 3 रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। कितने रूल्स पढ़ने हैं? 3। वो तीनों रूल्स चलिए हम लोग ध्यान से फटाफट पढ़ लेंगे एकदम तेजी में। चलिए हमको पढ़ना है 3 रूल्स, लिख लीजिए। रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला रूल है वो आपका है चेंज ऑफ पर्सन का रूल है। सबसे पहला रूल जो बाबू आपको आता है वो आता है चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। इसमें हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से इसको रिवीजन करवा दे रहे हैं। क्या क्या है? फर्स्ट पर्सन आपको पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला इसमें है 1 2 3 SON। ये फॉर्मूला आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देना है। इस रिकॉलिंग में क्या है? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन बच्चा? फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिपोर्टिंग पर्सन। दूसरा है सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। यानी कि इसमें कहना यह था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन रहे, जान लीजिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी फर्स्ट पर्सन आपको दिखाई दे रहा है तो उसको जो हम चेंज करते हैं बच्चा, वो चेंज करते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है तो उसको जब भी चेंज करेंगे ना तो वो हम करेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर सेंटेंस में कहीं भी सेकेंड पर्सन दिखाई दे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर हमको कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकेंड पर्सन दिखाई देता है तो उसको हमेशा हम चेंज करते हैं बच्चा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। वही अगर कहता है थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, will not be changed। रिपोर्टेड स्पीच का जो बच्चा थर्ड पर्सन होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन होता है उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। वो चेंज नहीं होता है, ये रूल है ग्रामर का, ठीक है ना।
इसको हम लोग बेसिकली ये 3 चेंजेज हैं आपको पर्सन में। अगर आप चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं तो चेंज ऑफ पर्सन में इसी का नाम है 1 2 3 SON। देखिए आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे S है, आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका O है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे क्या है आपका N है। ठीक है, यही आपका 1 2 3 और SON का रूल है। ठीक है, आगे समझते हैं इस कहानी को। ये क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं फिर से। चलिए बच्चा, अब जो हमको सेकेंड टॉपिक पढ़ना है वो है चेंज ऑफ टेंस। क्या है वो? चेंज ऑफ टेंस। ये चेंज ऑफ टेंस का कहानी क्या है इसके पीछे आप समझते हैं हम लोग ध्यान से। सपोज कीजिए अगर आपको इफ the reporting verb is in present or future tense, then the tense of reported speech will not be changed। मतलब है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वैसे कंडीशन में आप क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, चेंज नहीं करने का इन द सेंस ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो टेंस तो यहाँ पर किसका है? प्रेजेंट का है ना। तो प्रेजेंट में तो हम क्या ही चेंज कर लेंगे, प्रेजेंट जो कह रहा है वो अभी कह रहा है ना, उसको हम पास्ट में तो दिखा नहीं सकते हैं। यही कारण है कि हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। इसका सेकेंड कहना है कि इफ reported speech is the sentence या is a sentence that shows universal truth, that shows what? Universal truth, comma universal truth और a historical event of which time cannot be changed, then the tense of reported speech will not be changed। कहना यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है ऐसा सेंटेंस जिससे कि यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हिस्टोरिकल इवेंट शो हो रहा है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है वैसा फैक्ट, वैसा स्टेटमेंट या वैसा सेंटेंस जो कि कभी गलत साबित नहीं हो सकता है। क्या नहीं होता है? इसको कभी आप गलत नहीं कर सकते हैं, झुठला नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इसमें हम तो लिखते हैं ना, हम लिखते हैं क्या? मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल का मतलब क्या होता है बच्चा? मानव मरणशील होता है। मानव कैसा होता है? मरणशील होता है। दूसरा आपका है उसमें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपका बच्चा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। तीसरा, अगर आप हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें तो जैसे हम कहते हैं ना, वी बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स इन 1947। तो ये आपका क्या है? इसको झुठला सकते हैं क्या? ये कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। ये ऐसा फैक्ट है बच्चा
और ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। ये जो है ना वही रहेगा, ये कभी भी इसको हम किसी और सेंटेंस में या किसी और टेंस में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसमें। अब तीसरा फैक्ट, तीसरा जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट, और यही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग कहता ये है कि अगर इफ रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है इज इन पास्ट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी किस टेंस में हो बच्चा, पास्ट टेंस में हो, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच will be changed into corresponding past. यानी कि जिस फॉर्म में करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है ना बच्चा, पास्ट के भी उसी टेंस में जाएगा, उसी फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए आपको वो दिया गया सेंटेंस जो है ना वो अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो वो हम पास्ट के सिंपल में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, अगर वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको जब हम चेंज करेंगे ना तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। अगर वही आपको प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो उसको हम जब चेंज करेंगे तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। चौथा पॉइंट, चार टेंस, हर टेंस में ना चार चार फॉर्म्स होते हैं। अगर किसी प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है। सेम अगर यही कहानी हम पास्ट के साथ देखें तो बच्चा होता ये है कि पास्ट सिंपल में अगर रहेगा ना तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन वही अगर पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस रहे, कैसा रहे? पास्ट कंटिन्यूअस हो, अगर वहाँ पे टेंस रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अब यहाँ पर एक लेकिन क्या है, अगर आपको दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है कि वो अगर पास्ट परफेक्ट में हो, इसमें हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, इन दोनों टेंस में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि इनका आप टेंस चेंज करेंगे तो इन दोनों का ना बच्चा टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस विल नॉट बी चेंज्ड इन इनडायरेक्ट। आप इसका सेंटेंस में चेंज ऑफ पर्सन तो काम करेगा, आपका जो रूल है चेंज ऑफ पर्सन का वो काम करेगा इसमें, बट इसमें जो आपका रूल है ना चेंज ऑफ टेंस का वो रूल इसमें काम नहीं करेगा बेटा, क्योंकि इन दोनों का ना पास्ट परफेक्ट का कोई करस्पॉन्डिंग टेंस बनता है और ना ही किसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई करस्पॉन्डिंग फॉर्म बनता है। तो इस दोनों फॉर्म्स को आपको बिल्कुल याद कर लीजिए कि अगर आपको कहा गया है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करने और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है तो आप याद कर लीजिए आप चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो करेंगे बट चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो नहीं करेगा उसमें, क्योंकि वहां पे चेंज ऑफ टेंस का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में कोई भी टेंस दूसरा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने का टेक्निक थोड़ा अलग है। जैसे आप हेयर को देयर लिखते हैं, दिस को दैट लिखते हैं, दीज को दोज लिखते हैं, ठीक है, यानी कि ठीक उसके उल्टे साइड वाला यानी अपोजिट। अगला 10 को सो लिखते हैं, नाउ को देन लिखते हैं, अगो को बिफोर लिखते हैं, टुडे को दैट लिखते हैं, टुमारो को द फॉलोइंग लिखते हैं, टुनाइट को दैट लिखते हैं। जब भी टुडे या टुनाइट रहे, आज की बात हो तो आज को अगर पास्ट में बात करें तो पास्ट में हम उसको बोलते हैं उस दिन, यानी जिस दिन की बात हो रही है उस दिन के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो उसको उस दिन यानी दैट डे से रिप्रेजेंट करते हैं। यस्टरडे को द प्रीवियस डे, यानी यस्टरडे अगर कल बीते हुए समय की बात हो तो ठीक पहले वाला, प्रीवियस का मतलब ठीक पहले जो होता है उसके बारे में बात हो रहा होता है। अगला हेंस का होता है देंस। वैसे ही अगर लास्ट डे यानी कि गत रात यानी जस्ट जो पिछला बीता हुआ है, लास्ट डे वीक मंथ, तो उसके लिए यूज करते हैं प्रीवियस डे वीक मंथ, ठीक है।
उसके बाद अगर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ हो तो उसके लिए द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग यूज करने का कारण है कि नेक्स्ट का मतलब होता है आने वाला समय, ठीक है। तो आने वाला मतलब क्या, जो डे को फॉलो कर रहा है, इसके ठीक पीछे पीछे आ रहा है। आप अगर किसी को फॉलो करते हैं मतलब क्या होता है, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि इसको हम लोग फॉलोइंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइजेस करके देखेंगे कल कि कैसे चेंज किया जाता है इसको।